हमने JDBC का यूज करके MySQL से कनेक्ट कर लिया है, कनेक्शन बिल्ड कर लिया और एक रो उसमें इंसर्ट कराई, और हमने Oracle से भी कनेक्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे इन दोनों डेटाबेसेस से कनेक्शन बिल्ड करने के बाद, तो हमारा काम है कि हम डेटाबेसेस पे और ऑपरेशन करें। जैसे हम लोग अभी इंसर्ट वाला ऑपरेशन कर रहे हैं बस, बट हम लोग डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं रोज को, किसी रो को डिलीट करना हो, किसी रो का डेटा रीड करना हो, तो ये सारे ऑपरेशन वन बाय वन हम लोग करेंगे। कनेक्शन बिल्ड करके डेटाबेस को एक्सेस करना तो आ गया है, ऑपरेशंस करते हैं सर, कर्ड ऑपरेशन बोलते हैं। कर्ड ऑपरेशन सुना है आपने? कर्ड ऑपरेशन मतलब C फॉर क्रिएट, U फॉर अपडेट, R फॉर रीड और D फॉर डिलीट। कर्ड ऑपरेशंस डेटाबेसेस पे कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब JDBC का यूज करके मैं वो सारे कर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कराता हूं। कर्ड ऑपरेशन C फॉर क्रिएट, अब हम लोग डेटाबेस में कुछ भी क्रिएट, जैसे रो क्रिएट कर रहे हैं तो एक तरह का एक क्रिएट ऑपरेशन हो गया, वी एबल टू इंसर्ट अ रो ना, तो क्रिएट ऑपरेशन हो गया। अब मैं आपको अपडेट ऑप्शन कि कैसे डेटाबेस में कुछ अपडेट करना रहा तो कैसे करेंगे, रीड डेटाबेस से करना है, मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय इन्फो वाली टेबल में जितने भी एम्प्लॉय सबका डेटा रीड करना है तो वो कैसे करेंगे, और डिलीट ऑपरेशन करना भी सिखाता हूं। तो चलिए एक एक करके सारे ऑपरेशंस का प्रोग्राम बनाते हैं सेपरेटली। अब डेटाबेस चाहे कोई यूज करो, MySQL या Oracle, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल और केवल क्या बदलना है, अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं तो MySQL वाला आपको ड्राइवर और पाथ देना होगा, Oracle यूज करते हैं Oracle वाला ड्राइवर और पाथ देना होगा। जार फाइल हमने दोनों ऐड कर रखी है, तो हमारा प्रोग्राम जब चाहे MySQL से जब चाहे Oracle से कनेक्ट कर पा रहा है। ओके, चलिए डेटाबेस ओपन कर लेता हूं। ये हमारा Oracle, लॉगिन करना पड़ेगा, ऑलरेडी हैव अकाउंट, PassDB वाले आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाकर ये वो टेबल है जिसकी बात हो रही है, ठीक, और MySQL भी ओपन कर लेते हैं। MySQL में ये टेबल जिसमें इतना डेटा है। अब मैं जावा का प्रोग्राम क्रिएट करूंगा। आई विल क्रिएट अ न्यू जावा प्रोग्राम नाउ, जो डेटाबेस में डेटा अपडेट करेगा। अपडेट और डिलीट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये इस ही मेथड से परफॉर्म होंगे। रीड करने वाला मेथड दूसरा होता है, दैट इज एग्जीक्यूट क्वेरी, तो उसके बाद लास्ट में रीड का ऑपरेशन करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। तो मैंने MySQL वाला प्रोग्राम कॉपी करके नया प्रोग्राम बनाया और इसका नाम रख दिया अपडेट। देखिए अब डेटाबेस, यहाँ पर मैंने JDBC अपडेट नाम का प्रोग्राम बना दिया और यहाँ अपडेट ऑपरेशन। अब चाहे वो कनेक्शन आपने Oracle से कराओ, MySQL से कराओ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चेंज करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं बार बार दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रोग्राम में बस बदलेगा तो क्वेरी। अब अपडेट करने, अपडेट डिसाइड करना पड़ेगा ना अपडेट क्या करना है। चलिए मान लीजिए डेटाबेस है, तो मैं चाहता हूं कि जिसकी आईडी 102 है उसका नाम कमलेश की जगह कमलावती हो जाए और उसका एज 22 की जगह 25 हो जाए। ये दो काम करने। तो यहाँ अपडेट क्वेरी मैंने आपको बताया था, देयर इज अ पोर्टल जहां से आप SQL पढ़ सकते हैं, तो वहां की मदद से आप बात को समझ लीजिए। बाकी अपडेट क्वेरी है हमारे पास, हमें पता है क्या है, हम लिख दें क्या, तो अपडेट क्वेरी लिख देते हैं सर। अपडेट क्वेरी जो होगी वो है अपडेट, ऐसे अपडेट लिखना होता है। उसके बाद टेबल का नाम EMP info, ऐसे लिए फिक्स है। फिर बताना होता है कि क्या अपडेट करना है। जैसे आप लिखा सेट नेम इज इक्वल टू, जो भी आप लेटेस्ट नेम देना चाहते हो बता दीजिए, और उसके बाद कोमा, एक और एंट्री देनी है ना, तो कोमा एज इज इक्वल टू जो भी आप देना चाहते हैं वो दे देंगे। उसके बाद वेयर, वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वेयर क्लोज नहीं लगाएंगे तो पूरी टेबल में वो एज, मैं पहले बता देता हूँ, चलो मैंने जो नया वैल्यू रखना है दैट वाज कमलावती, ये पूरा एक साथ है कमलावती, और एज वाज डिसाइडेड 25। अगर मैं अभी कोड को रन कर दूंगा ना दोस्त, तो पूरी टेबल में सबके नाम कमलावती और सबकी एज 25 हो जाएगी, क्योंकि तुमने बताया नहीं ना कि किसका ये, वो सारा सबका चेंज कर दे। तो इस टेबल में सबके नाम कमलावती और सबकी एज 25 हो जानी है। ऐसा तो नहीं करूंगा सर, इसीलिए हमें बताना होगा वेयर क्लोज, वेयर EID इज इक्वल टू E102, ये डिसाइड हुआ। तो वेयर केयर वैल्यू सिंगल कोड में रखनी होती है, वो सब यहाँ फॉलो हो रहा है सर। अब मैं इस कोड को सेव करके रन कराया तो सक्सेस अगर आ गया तो एवरीथिंग गोज ओके एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ नहीं, MySQL वाले में तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, रीलोड, ये देखिए तो कमलावती 25। सर अगर मैं यहाँ पे पास कर देता एक ऐसी आईडी जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होता, मैंने पास कर दिया E109, तो सक्सेस तो अभी भी दे रहा है जी, लेकिन कोई अपडेट तो हुआ नहीं होगा। तो यहाँ मुझे चाहिए कुछ ऐसा कि अगर आईडी जो दी गई है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैसेज में प्रिंट हो
कि द आईडी डजंट एग्जिस्ट या अनेबल टू अपडेट द इंफॉर्मेशन, अदरवाइज सक्सेस। ये चाहते हो? क्योंकि तो हर केस में सक्सेस दे रहा है, क्योंकि देखो आईडी नहीं मिला, एक्सेप्शन नहीं आएगा उस केस में, क्योंकि आईडी नहीं मिला तो अपडेट नहीं करा। एक्सेप्शन तब आता है जब क्वेरी गलत हो। मान लीजिए आपने क्वेरी गलत लिख दी तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आ जाएगा, क्वेरी तो सही है ना, डेटा नहीं मिला। तो इस केस में इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है इंट टाइप। तो दिस मेथड रिटर्न्स अ इंट वैल्यू। कैन यू सी दैट? इंट लिखा हुआ है, छोटा सा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंट है इसका रिटर्न टाइप। तो दिस मेथड रिटर्न्स इंट। तो जब ये मेथड कॉल होता है तो ये जो भी आपने अपडेशन बोला है वो डेटाबेस में अपडेट होगा, और अगर डेटा नहीं मिला तो डेटा अपडेट नहीं होगा। तो मान लीजिए दो रो अफेक्ट हुई। अभी तो सर हमें पता है कि हम लोग आईडी के ऊपर क्वेरी फायर कर रहे हैं, तो आईडी तो यूनिक है, दैट इज प्राइमरी की, तो वो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा ना। दो एंट्री तो इस क्वेरी से अपडेट नहीं हो जाएंगी। क्या इस क्वेरी के चलने से दो लोगों के नाम कमलावती होंगे? नहीं, या तो एक के होंगे या फिर एक के भी नहीं होंगे, यही है कहानी। लेकिन अगर मैं वेयर क्लोज दूसरा लगाता, मान लीजिए मेरा क्वेरी होती अपडेट इन्फो EMP इन्फो सेट नेम इज इक्वल टू कमलावती, एज इक्वल टू 25, वेयर सैलरी इज 25,000। समझना बात को? अब इस केस में ये होता कि जितने लोगों की सैलरी 25,000 होती है उन सबका नाम कमलावती और एज होता 25। इसका मतलब उस केस में मल्टीपल एंट्री हो जाती अपडेट, आया ना। तो एक्चुअली क्या है, ये मेथड तो कहता है भैया जितनी एंट्री अपडेट होंगी उतना नंबर ऑफ वैल्यू ये इंट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इस मेथड से क्वेरी फायर हुई और दो रो अफेक्ट हुई तो ये दो रिटर्न कराएगा। अगर इस मेथड से फायर हुई क्वेरी से एक रो अफेक्ट हुई तो एक रिटर्न कराएगा। अगर एक भी रो अफेक्ट नहीं हुई तो जीरो आता है। यही है मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो मैं यहां से आने वाली वैल्यू को गेट कर लिया एक्स वेरिएबल। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, अगर क्वेरी फायर होने से एक्स में आया जीरो, इसका मतलब है नो रो अपडेटेड, नो रो अफेक्टेड, है ना। और अगर जीरो नहीं है इसका मतलब है सम रोज अपडेटेड, है ना, या अपडेशन सक्सेसफुल, व्हाट इज इट। तो अगर जीरो है नॉट इक्वल टू भी कर सकते हो, अगर जीरो नहीं है तो अपडेशन सक्सेस, नॉट इक्वल करेंगे तो यहां मैसेज क्या पढ़ेंगे? सक्सेस। और एल्स में लिख दूंगा, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। क्या? नो रिकॉर्ड फाउंड। क्या बोलते हो? सही है, नो रिकॉर्ड फाउंड। अपडेट होने के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए ना भाई। तो ये देखिए अब आया ना नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि एल्स चल गया, क्योंकि वो अपडेट नहीं कर पाया, उसने जीरो दिया। और अगर मैं 103 को करूं तो 103 है भी, देख तो ले 103 भी नहीं है, हाँ, तो फिर आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। 105 है तो 105 वाले का नाम भी कमलावती कर देते हैं, या कुछ और। क्या नाम है अभी? तो जितेश पटेल को अपन कर दिए अपडेट जितेश सिंह, और एज हमने बदल दी लाइक 27। अब आएगा सक्सेस, तो दोबारा चलाओगे तो दोबारा अपडेट कर दे। इंसर्ट में तो एक्सेप्शन आ जाएगा प्राइमरी की वायलेशन का, वो भी बताना है, हाँ वो भी बताना है। तो ये अपडेट हो गया सर, यू कैन सी दैट जितेश सिंह 27 हो गए। अच्छा, इंसर्ट क्वेरी में क्या होता है? इंसर्ट क्वेरी में अगर इसी कोड को दो बार रन कर दोगे, जैसे कोड रन कराऊंगा एक्सेप्शन आ जाएगा इस बार, और उसमें लिखेगा प्राइमरी की वायलेशन हो गया है, मतलब ये कहेगा कि इस नाम की पहले एंट्री है 105 वाली, तो डुप्लीकेट एंट्री सपोर्ट नहीं करेगा। तो जब भी अगर आपने मान लीजिए कोई एंट्री करी और आप उसी एंट्री को दोबारा करोगे तो डेटाबेस मना कर दिया। वो इसलिए मना कर दिया क्योंकि वहां ईआईडी प्राइमरी की है और आप दो सेम आईडी नहीं दे सकते। तो यार ये तो बड़ा बेकार लग रहा है मैसेज, ऐसे एक्सेप्शन आ गया। कुछ हैंडलिंग होनी चाहिए थी कि हैंडलिंग तो है, लेकिन हैंडलिंग में जो एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया ना, ये बेकार है। मैसेज आना चाहिए था द एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट टाइप। तो ऐसे केस में क्या करना होगा? तो एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं इंसर्ट के लिए भी, जिससे कि आपको इंसर्ट में अब ये प्रोग्राम बेहतर तरीके से काम करेगा। फिर अभी इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत है कि अगर आप ये दो बार रन करा दोगे तो डुप्लीकेसी का एरर दे देगा, क्योंकि सर सेम आईडी दो बार एंटर नहीं हो सकती, डेटाबेस में ऑलरेडी 105 था। तो मैं चाहता हूं कि एक्सेप्शन को हैंडल करा जाए इस वाले को, क्योंकि ये वाला एक्सेप्शन होता है एसक्यूएल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट वायलेशन, प्राइमरी की वायलेशन बोलते हैं। अगर मैं स्पेशली एक कैच और लगा दूं स्पेशली फॉर दिस एक्सेप्शन, तो उससे क्या होगा कि अगर इस कोड से ये वाला एक्सेप्शन आया तो ये वाला कोड चलेगा, और यहां मैं प्रिंट कर दूं डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उससे ये फायदा होगा कि तो अच्छा लगेगा। मतलब ये है कि एक्सेप्शन हैंडल हो गया तो पता चल कि कोई क्वेरी गलत नहीं थी, वो E105 पहले से, अभी तुम E103 करो, चलो वो हो गया इंसर्ट, वो कह रहा सक्सेस, क्योंकि अगर सब कुछ सही हुआ तो सक्सेस आएगा। और अगर मान लीजिए क्वेरी में दिया गया डेटा ऑलरेडी एंटर हो रखा है तो एक्सेप्शन आ जाएगा ये वाला, और हैंडल कर लेंगे। तो ये बढ़िया कोड हो गया सर, इंसर्ट का भी इम्प्रूव कर दिया कोड अब बेसिक कोड से। बाकी अपडेट वाला भी हमने लिख लिया है कोड, यहां तक क्लियर है। तो अपडेट क्वेरी भी समझ में आ रही है, इंसर्ट क्वेरी भी समझ में आ रही है। अपडेट क्वेरी विद वेयर क्लोज क्लियर हो गई। बाकी अब हम बात करेंगे डिलीट करने की। अगर मुझे कोई एंट्री डिलीट करनी है डेटाबेस से तो वो कैसे की जाएगी।
तो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम फॉर डिलीट। तो मैंने अपडेट वाला जो प्रोग्राम है उसको कॉपी करके एक नया JDBC प्रोग्राम बनाया, नाम रखेंगे डिलीट। अब डिलीट में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, या तो टेबल डिलीट कर दो पूरा, या एक पर्टिकुलर रो डिलीट कर लो, या पूरा सारा रो ही डिलीट कर दो। ये तीनों ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो कनेक्शन बिल्ड कर लिए सेम, फिर यहाँ क्वेरी अलग अलग होगी बस। अगर आपको डिलीट करना है एक पर्टिकुलर रो तो उसका कोड अलग है, जैसे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर EID इज इक्वल टू जो आप बोल दो। जैसे आपने कहा भाई E105 को उड़ा दो, तो इस क्वेरी का मतलब है अगर ये आईडी मिली तो वो इस आईडी वाली रो को डिलीट कर देगा और रिटर्न कराएगा 1, क्योंकि वो एक रो को डिलीट कर पाया तो सक्सेस आ जाएगा। और अगर ये आईडी नहीं मिली तो डिलीट नहीं कर पाएगा और 0 रिटर्न कराएगा। तो ये सेम अपडेट वाली थ्योरी है। और फिर नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो ये काम हो गया सर, डिलीट हो गया तो 0 नहीं आएगा, द नंबर ऑफ रोज जो डिलीट होंगी वो आएगा, एक ही आएगी क्योंकि आईडी पे डिलीट कर रहा तो ही मिला, तो एक मिलेगा तो एक भी नहीं मिलेगा। एक आनी चलाया, रन कराया तो क्या बोला, सक्सेस। अब यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं क्या ये जितेश सिंह है, तो जितेश सिंह नहीं रहे, वही 105 वाला उड़ गया, देखो इस टेबल में नहीं रहे। दोबारा करेंगे तो मना कर देगा रिकॉर्ड फाउंड नहीं, क्योंकि अब दोबारा कैसे डिलीट करे भाई, नहीं मिला ना डेटा। तो ये तो हुआ रो डिलीट करने का, कि पर्टिकुलर रो डिलीट करनी हो तो कैसे, तो लिख देता हूँ ना, डिलीट अ पर्टिकुलर रो या डिलीट रो। तो ये रो वाला हो गया, रो डिलीट करने के लिए। अब अगर मैं मान लीजिए इसको कर देता हूँ कमेंट और पूरा सारी रो डिलीट करनी, तो डिलीट ऑल रोज। अगर सारी रो डिलीट करनी है तो हम कॉल करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लोज हटा देंगे। देखिए रन करा के सक्सेस आ गया। और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, क्या बोला क्या सब उड़ गया, उड़ना ही था। तो पूरा रो ही डिलीट हो गया, सारा टेबल खाली हो गया। सर टेबल ही उड़ा दो, टेबल डिलीट करना हो तो सर उसका क्वेरी अलग है। अलग अलग प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक ही प्रोग्राम में तीनों लिख देता हूँ, आपको एक यूज कर लेना, बाकी आप समझदार हैं। तो ड्रॉप करके क्वेरी होती है, तो आपको यहाँ लिखना है ड्रॉप और टेबल नेम के बीच में टेबल भी लिखना पड़ेगा ऐसे। तो ड्रॉप टेबल एंड द टेबल नेम, दैट्स इट। नाउ द टेबल हैज बीन नो रिकॉर्ड फाउंड बोल दीजिए, तो रिफ्रेश ऑल और टेबल डिलीट हो गई है। नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आया बेटा, तो आप इसे करेंगे तो ये 0 रिटर्न कराता है। मतलब ये इस केस में आपको ये वाली कहानी नहीं करनी, क्योंकि अगर टेबल का नाम गलत बताए तो एक्सेप्शन दे देगा भाई। अब क्या हुआ, जब आपने इसे रन कराया तो अब ये बोल रहा है कि इस नाम की टेबल नहीं है, क्योंकि अब वो टेबल डिलीट हो चुकी है, ड्रॉप हो गई है। तो 0 क्यों, नो रिकॉर्ड क्यों फाउंड आया था? नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आया क्योंकि यहां से टेबल ड्रॉप होने से वो 1 वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वो बस डिलीट कर देता है टेबल को। तो वो 0 दे दिया रिटर्न में, तो एल्स चल गया। तो टेबल तो डिलीट करी लेकिन 1 को नहीं दिया, नहीं, बात अलग है। जब कोई रो अफेक्ट होती है तो नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हो देता है, टेबल ही डिलीट कराओगे तो वो 0 रिटर्न कराएगा। तो उस केस में जब आप टेबल डिलीट करेंगे तो आप रिसीव करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन से पता चलेगा टेबल मिली कि नहीं। और अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो टेबल डिलीट हो गई, तो आप इस केस में इफ एल्स नहीं लगाएंगे। इज दैट ओके? तो अब तो टेबल डिलीट हो गई है। तो ये सारे ऑप्शंस टेबल के ऊपर डिलीट वाले हमें समझ में आ गए हैं। अगर आप चाहते हो कि सर वो एक्सेप्शन में मोड में ना प्रिंट हो, लिख क्या है नो टेबल फाउंड, तो आप उसकी हैंडलिंग कर सकते हो। कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? एसक्यूएल सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन, तो आप उसकी हैंडलिंग करके उस पर अलग से मैसेज प्रिंट करा दो, वो आप कर लेना। तो ये हमने टेबल डिलीट करना, टेबल में कुछ रो इंसर्ट करना और टेबल में अपडेट करना जो है हमने सीख लिया है। अगर टेबल क्रिएट करनी है तो वो तो जाके डेटाबेस स्कीमा में जाके टेबल क्रिएट कर लो राइट क्लिक करके, या फिर प्रोग्राम के थ्रू करनी है तो क्रिएट टेबल का भी ऑप्शन है। तो हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी है क्रिएट टेबल की भी, प्रोग्राम के थ्रू भी टेबल क्रिएट डेटाबेस में की जा सकती है। तो टेबल क्रिएट करने की का प्रोग्राम भी लिख देते हैं, तो अगर कल को प्रोग्रामेटिकली टेबल क्रिएट करनी पड़ जाए तो आप इसका यूज कर पाएंगे। तो JDBC फॉर क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी फायर होगी वो सिंपल क्रिएट टेबल और टेबल का नाम EMP_info। आप चाहो तो यहीं पे इंसर्ट भी कर सकते हो 1-2 एंट्री, वो टेबल में डेटा डाल भी देगा। इस लाइन से टेबल बनेगी और फिर ये इंसर्ट वाला जो कोड पढ़ाया गया था आपको, इस लाइन से एंट्री 2-3 एंट्री भी कर देते हैं, तो ये टेबल बनेगी। और ये एक एंट्री जितेश पटेल वाली हो जाएगी, और एक एंट्री और कर देते हैं, क्वेरी और फायर कर देते हैं E102, और बस वैल्यू कर देते हैं लाइक प्रिया पटेल 23, सैलरी कर देते हैं 75,000।
चला के देखते हैं। जैसे रन कराया तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आ गया, कह रहा टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम। अब क्या दिक्कत है, अब आप टेबल तो बना दिए, लेकिन टेबल बनाते वक्त आपको कॉलम बतानी होती है। टेबल बनेगी सर तो कॉलम तो बतानी पड़ेगी ना, कॉलम के डेटा टाइप भी। तो क्वेरी कुछ इस तरीके से होगी, आप यहाँ से क्वेरी यूज करेंगे। अब क्रिएट टेबल की क्वेरी ऐसे बनती है, तो क्रिएट टेबल और ब्रैकेट में कॉलम और कॉलम के टाइप्स। तो आप क्या लिखेंगे, अब आप ब्रैकेट लगाएंगे टेबल नेम के बाद और यहाँ कॉलम नेम लिखेंगे, जैसे EID और ये हो जाएगा वेर केयर। सामने आपको स्केल लिखनी पड़ेगी कि कितना, जैसे 50 ऐसे, फिर कोमा, इंट के लिए इंट लिखना पड़ेगा, फिर कोमा, नेम वेर केयर। अब आप ऐसे लिखो या फिर वहीं जाके बना दो, वो भी सही ऑप्शन था। तो नेम हो गया 100, फिर कोमा, अगला कौन था, सैलरी, सैलरी था इंट, इसमें ऐसे लिखना होगा, और एक हो गया एज, एज में लिख देंगे इंट। ठीक है, तो ये सारी हमने कॉलम नेम्स बता दी विद डेटा टाइप। अब रन कराते हैं, तो अब जाके देखा, रिफ्रेश करेंगे इसको राइट क्लिक करके, तो एक टेबल बन गई और टेबल में जे डेटा भी आ गया। ये हमने अपने प्रोग्राम से कराया है। तो अब बात करेंगे JDBC का यूज करके डेटाबेस से डेटा रीड करने का। तो रीड करने वाला जो कोड है वो समझ लेते हैं। और जैसे आप चाहते हो कि भाई कॉलम्स में, तो यहाँ नॉट नल भी जोड़ दो साथ में, ऐसे नॉट नल, अगर सब प्रोग्राम से ही करना है तो। हालांकि टेबल अलग से बनाई जाती हैं, प्रोग्राम के थ्रू भी आना चाहिए टेबल बनाना, तो वो यहाँ पे सीख गए। और सारे कॉलम होने के बाद उसी के अंदर ही, उसी ब्रैकेट में, इसी ब्रैकेट के अंदर ही, हाँ, कोमा लगाने के बाद ऐसे आपको प्राइमरी की बतानी है। जैसे मेरे केस में वो है EID। तो इस बार जब टेबल बनेगी तो ये होगा। तो मुझे टेबल डिलीट करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे क्यों करूँ, प्रोग्राम से डिलीट कराऊंगा। तो ये प्रोग्राम मेरा टेबल डिलीट कर दिया, देख लीजिए रिफ्रेश करके। अब ये प्रोग्राम टेबल बनाएगा, तो दिस प्रोग्राम विल क्रिएट द टेबल एंड एंटर दीज 2 रोज। तो लेट्स रन इट। सक्सेस आया, इसको रिफ्रेश करें। इस बार जो टेबल बनी होगी उसमें नॉट नल, प्राइमरी की ऑन है और डेटा भी है। तो ये हो गया सर। बाकी आपको सारे ऑप्शंस आ गए, इनके बिना भी, नॉट नल के बिना भी काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डेटा बेस से डेटा रीड करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कोड होगा, तो आराम से समझते हैं। तो डेटाबेस से डेटा रीड, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस से टेबल डिलीट करना, रो डिलीट करना, अपडेट करना किसी रो को, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट रीड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, क्योंकि ये बहुत कॉमन जॉब है, रीड करना बहुत कॉमन है सर, वो बहुत ज्यादा ही होगा। तो रीड करने के भी तरीके होते हैं सर। अगर आपको पूरा कंप्लीट टेबल रीड कर, मतलब टेबल में जितना डेटा सारा मेरे को रीड करना, तो उसकी क्वेरी अलग होगी, उसमें वेयर क्लॉज नहीं आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, बस। अगर आपको रीड करना है एक पर्टिकुलर आईडी के ब्यास में, कि ये आईडी बता रहे हैं, ये आईडी मिले तो डेटा दे दो, और आईडी ना मिले तो बता दे मैसेज में कि आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। या फिर मान लीजिए आपको सैलरी जिसकी 50,000 से ज्यादा है वो डेटा रीड हो जाए, तो ये सब हम कर सकते हैं। तो जो जो पॉसिबिलिटी है मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। रीड क्वेरी पे काम करना सीखते हैं JDBC। ओके, यस सर। तो पहले रीड करेंगे प्राइमरी की के ब्यास, ठीक है। तो रीड वाया PK मतलब प्राइमरी की, तो रीड वाया PK। तो अगर आप प्राइमरी की के अकॉर्डिंग रीड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जान लो कि मेथड अलग है सर। रीड करने के लिए अपडेट मेथड नहीं लगता है, रीड के लिए मेथड होता है स्टेटमेंट का क्वेरी मेथड। और यहाँ आएगी क्वेरी, क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर EID इज इक्वल टू सिंगल कोट में E101। अब जैसी ही लाइन चलेगी, सेलेक्ट में E रह गया था, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम का मतलब है कि इस टेबल के अंदर EID जिसकी 101 को ढूंढा जाएगा। अगर मिल गया तो उसका पूरा रो जो तुम्हें रिटर्न कराया जाएगा इस मेथड से, अन्यथा नहीं मिला तो रो रिटर्न नहीं होगी। और क्या, जो रिटर्न होगी तो वो एक चुटकुर एक इंट वैल्यू या कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो है नहीं, पूरी रो है कंप्लीटली। तो इसके लिए एक इंटरफेस यूज किया जाता है। द वैल्यू यू विल गेट फ्रॉम दिस क्वेरी, द डेटा यू विल गेट फ्रॉम दिस क्वेरी इज अ कंप्लीट एंटायर रो। तो उसे गेट करना है, फिर उसमें से डेटा निकालना पड़ेगा। रो में से नेम निकालेंगे, एज निकालेंगे, सैलरी निकालेंगे, आईडी निकालेंगे, तो बहुत सारा काम है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज रिजल्ट सेट। क्या है, रिजल्ट सेट। तो आपको इस मेथड से सेट ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आज चलो ठीक है, इस मेथड से क्वेरी फायर होगी तो प्राइमरी की पे तुमने कॉल करा तो एक ही रो मिलेगी, तो एक भी नहीं मिलेगी। लिंक हो सकता है अपने सैलरी पे अगर क्वेरी फायर करी होती तो मल्टीपल रो मिल सकती थी, भाई जिसका सैलरी 5,000 ज्यादा सब आ जाए, तो मल्टीपल रो भी तो मिलेंगी ना। तो होता क्या है कि सेट ऑफ रिजल्ट्स की कहानी होती है, रिजल्ट सेट लिखना है। रिजल्ट सेट एक इंटरफेस है, JDBC के अंडर में आता है। आपने जब भी क्वेरी फायर करनी है रीड की, तो रिजल्ट सेट में ही होल्ड होगा। मैंने RS नाम का एक वेरिएबल बना लिया, रिजल्ट सेट वेरिएबल। अब क्या होगा, इस क्वेरी के फायर होने से अगर कोई रो मिली तो वो इसमें स्टोर है, अगर कोई रो नहीं मिली तो
इसमें कोई वैल्यू, कोई रो स्टोर्ड नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा सर इस कोड के चलने से? एज अ प्रोग्राम मुझे थोड़ा पता है कि रन टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुझे यहाँ लगाना होता है इफ कंडीशन। अगर इसका एक मेथड है, रिजल्ट सेट का एक मेथड है नेक्स्ट मेथड, क्या है नेक्स्ट मेथड, जो इसका रिटर्न टाइप क्या है बोले मतलब ट्रू फॉल्स। अगर मान लीजिए इस रिजल्ट सेट में रन टाइम पे कोई रो मिली तो ये नेक्स्ट मेथड ट्रू देगा और उस रो को पॉइंट करेगा। दो काम करता है, उस रो को पॉइंट करता है जो रो उसके अंदर स्टोर है और ट्रू रिटर्न कराता है। तो अगर ट्रू हुआ तो इफ चल जाएगा, एल्स में मैसेज लिख देंगे क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक। और अगर मिला तो जैसे मान लीजिए क्वेरी चलने से वो रो मिल गई E101 वाली, तो वो उस रो को ये पॉइंट करेगा। कर्सर जो रिजल्ट सेट का है, कर्सर होता है इसका, उस रो पे जाके रुक जाता है। मतलब आरएस जो है एक तरीके से उस रो को पॉइंट कर रहा होगा जो उस टेबल से क्वेरी फायर होके आपको मिली। तो आरएस इज अ वेरिएबल दैट इज गोइंग टू पॉइंट दैट पर्टिकुलर रो। हम लोग इसे बोलते हैं कर्सर है। तो रो कर्सर होता है जो अभी उस रो पे है। सर अगर रो होती ही नहीं आरएस में तो रिजल्ट सेट में तो नेक्स्ट मेथड पहले ही फॉल्स दे चुका होता। तो इसलिए पहले हम लोग नेक्स्ट मेथड चला लिए कि उस रो को पॉइंट करो, नहीं तो फिर फॉल्स दे दो और सीधे नो रिकॉर्ड। तो अगर ट्रू दिया तो वो उस रो को पॉइंट करता है। एबल टू विजुअलाइज, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? तो अभी समझिए कि इस लाइन के चलने से आपका आरएस वेरिएबल इस पूरी रो को, एंटायर रो को पॉइंट कर रहा है। तो अब आपने आरएस के थ्रू इन कॉलम्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप बोल सकते हो आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग सैलरी, आरएस डॉट गेट इंट, है ना। अब डेटा टाइप बताना होता है। मान लीजिए आप सैलरी निकाल रहे हो तो आप बोलेंगे आरएस डॉट गेट इंट, सैलरी वाले कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉलम नेम बताकर या कॉलम का इंडेक्स बताकर आप उस रिजल्ट सेट से जिसको रिजल्ट सेट जिस रो को पॉइंट कर रहा है उससे डेटा निकाल सकते हैं, कॉलम नेम बताकर या इंडेक्स नंबर बताकर। मतलब अगर मैं यहाँ कॉल कर दूं बेटा आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग और कॉलम नंबर बता दूं 1, तो जिस रो को ये पॉइंट कर रहा है, जो रो मिली होगी यहाँ से, उस रो के पहले कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब उस रो में क्या 4 एंट्री है, आप सेलेक्ट स्टार बोले ना तो ईआईडी वाली पूरी एंट्री आ गई, सारी चारों एंट्री आ गई। तो पहली एंट्री क्या है उसमें आईडी, दूसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री क्या है और चौथी एंट्री क्या है एज। बस जैसी एंट्री होंगी वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसी डेटाबेस में एंट्री है वैसा मेथड कॉल होता है। अगर डेटाबेस में वो नंबर है तो इंट लगाना पड़ेगा, वैर क्या है तो स्ट्रिंग। तो अब रिजल्ट सेट एक रो को पॉइंट कर रहा है, उस रो की पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चारों कॉलम मिले और प्रिंट हो गए। देखिए आपके सामने तो जो रो है मिली थी इसलिए वो चारों कोड प्रिंट हो गए। अब आप या तो नंबर वाइज कर लो कि पहला उस रो को जिसको आप पॉइंट कर रहे हो उस रो की पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ऐसे डेटाबेस से वो चारों वैल्यू आ गई। भाई इस वाले मेथड ने आपको क्या दिया, रो दी। अब रो आई है तो ये मेथड ट्रू बोलेगा और उस रो को पॉइंट करेगा और फिर उस रो से हमने चारों वैल्यू निकाली। ऐसे नंबर बाय नंबर निकाल लो या फिर दूसरा ऑप्शन है क्या कर सकते हैं, कॉलम नेम बता दो। जैसे आपको वैल्यू चाहिए आरएस से कौन से कॉलम की, ईआईडी की। आपको चाहिए कौन से कॉलम की, कॉलम का नाम बता दो, कॉलम का नाम है नेम। मुझे वैल्यू गेट करनी है सपोज सैलरी की, तो मैं सैलरी लिख दिया। तो आई हैव बोथ द ऑप्शंस, आई कैन प्रोवाइड द कॉलम नेम एंड देन गेट द डेटा। अभी क्या करेगा, रिजल्ट सेट उस रो को पॉइंट कर रहा है तो इस मेथड से रिजल्ट सेट के एज वाली वैल्यू आएगी बस। अब एज कौन से नंबर पे, या तो याद कर लो या सीधे एज लिख दो, दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो दो बार वैल्यू प्रिंट हो रही है, ऐसे भी और ऐसे भी। अब कुछ केसेस में नंबर वाला सही रहता है और कुछ केसेस में नाम वाला, क्योंकि जब कॉलम बहुत ज्यादा एक टेबल में हो जाएंगी तो आप नंबर याद नहीं कर पाओगे कि कौन से किस नंबर पर। ये पता होगा कि मुझे ना इस टेबल में फोन नंबर चाहिए, तो आपको पता कॉलम का नाम फोन है तो आपसे देखोगे आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग फोन। तो फोन उस टेबल में कहीं भी होगा जिस रो को पॉइंट कर रहा होगा, तो उस रो के फोन वाली वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो कॉलम नेम इज मोर फेमस। हम लोग कॉलम नेम से ज्यादा गेट करते हैं रो के डेटास को। रो में जो डेटा है उसे कॉलम नेम से फैच करा जाता है ज्यादातर, बाकी आप नंबरिंग बताकर भी फैच कर सकते। ओके, गेट द डेटा वाया कॉलम नंबर और वाया कॉलम नेम। लिख देता हूँ ना, गेट डेटा वाया कॉलम नंबर, तो वाया कॉलम नेम रिजल्ट सेट इंटरफेस है, क्योंकि इसको नहीं पता कि वो कौन से डेटाबेस पे काम कर रहा है। जिसका कनेक्शन बनाए हो वो उस डेटाबेस की रो को पॉइंट कर रहा है और आपने उस रो की कॉलम वैल्यू निकालनी है, कॉलम का नंबर या नाम बता के। तो हम लोग इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर मैंने गलत प्राइमरी की बता दी, मैंने क्वेरी में प्राइमरी की वो लिख दी जो है ही नहीं, मतलब अगर मैंने गलत वैल्यू पास करी, अगर पुटिंग द रॉन्ग वैल्यू, मतलब जो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो बोल देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि उस केस में क्या चला, क्वेरी फायर हुई, क्वेरी फायर होने से कोई रो नहीं मिली। तो अभी नहीं मिली तो कौन बताएगा, नेक्स्ट मेथड बताएगा। अब नेक्स्ट मेथड इस केस में फॉल्स दे दिया तो भाई नहीं तो फॉल्स देगा और फॉल्स पे आ गई। और अगर रो मिलती तो उसे पॉइंट करता, ट्रू देता, तो ट्रू देगा तो अपन डेटा निकाल लेंगे। इसमें इसे लिख दिया कोड, ट्रू देगा तो डेटा निकाल लेंगे, फॉल्स देगा तो मैसेज दे देंगे। तो अब रीड करते हैं मल्टीपल रोज का डेटा। तो एक दूसरा प्रोग्राम बनाना चाहूंगा इस बार, तो रीड मल्टीपल रो।
तो मल्टीपल रो रीड करनी तो कैसे करते? मल्टीपल रो, तो रीड मल्टीपल रो वाला कहानी है। तो इस बार क्वेरी कुछ ऐसे है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP info वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। अब इस बार क्वेरी कह रही है कि सर जिनकी भी सैलरी 60,000 ज्यादा है वो सारा रो आ जाएगा इसमें। अब इसमें आएंगी मल्टीपल रो। अब मल्टीपल रो के लिए लगता है इफ नहीं व्हाइल लूप। अब मान लो से 5 रो आ गई तो ये नेक्स्ट मेथड पहली बार चलेगा, बोलेगा ट्रू, और उस रो को पॉइंट करेगा पहली वाली जो इसमें आई होगी, जो सबसे पहली रो आएगी उसे पॉइंट करेगा और उसका सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। अब व्हाइल के साथ एल्स नहीं लगता बेटा। तो अब आपने क्या देखा, बस मैंने एल्स हटा के व्हाइल लगा दिया, इसको व्हाइल बना दिया। अब देखिए सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, मतलब उतना जितना मिला होगा। अब उसके हिसाब से ये 65,000 2 बार प्रिंट हो रहा है ना, एक ही वैल्यू। हटा दूं क्या अब एक? अब तो हटा देते ना, अब क्या जरूरत है। हाँ, तो अब तो सारी रो जो 60,000 ज्यादा है, दो ही एंट्री दोनों 60,000 ज्यादा है, क्या कर दूं? 66,000 कर देता हूँ। अब 66,000 ज्यादा एक ही है, दैट इज प्रिया पटेल। दूसरे वाले के तो 60,000 के आसपास थी ना, कितनी थी पता नहीं, 65। हमारा क्या हो रहा है, अब आपके टेबल में जितनी एंट्री होंगी वो आपकी कंडीशन मैच हो जाएगी, 2 हिसाब से मल्टीपल रो आ गई। तो व्हाइल लूप लगाते हैं सिंपल, और कुछ नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मेथड उतनी बार चलता रहेगा और एक रो पे पॉइंट करता रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेयर लगाओ ही मत, तो सारी एंट्री आ जाएंगी, जितनी सारी एंट्री प्रिंट होगी, एक रो दूसरी रो। RS डॉट नेक्स्ट मेथड क्या कर रहा है, रिजल्ट सेट में आई हुई रोज को एक एक करके पॉइंट करता है। अगर उसमें रो है तो नेक्स्ट मेथड बोला रो है, हाँ ट्रू, पॉइंट करेगा पहली रो को। मान लो 3 रो है तो RS इसको पॉइंट कर रहा है, अभी 3 है तो इसको पॉइंट कर रहा है, फिर सारा रिकॉर्ड। अब जो दोबारा नेक्स्ट चलेगा तो अगली रो पे पॉइंट करेगा। अब या इस वाली रो का कॉलम नेम सब आ रहा है, नेम ID वगैरह सब आ रहा है सेलर। फिर अगली बार नेक्स्ट चलेगा फिर से, तो फिर से अगली वाली रो का डेटा निकाल के दे देगा, और फिर दोबारा नेक्स्ट चलेगा तो डेटा खत्म, फॉल्स दे देगा। तो लूप बंद हो जाएगी जैसे ही डेटा उस रिजल्ट सेट में जो आया है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं JDBC का यूज करके टेबल से डेटा। मल्टीपल रो के लिए व्हाइल लूप लगती है, और अगर आपको पता है कि मिलेगा तो एक, नहीं तो नहीं मिलेगा तो इफ एल्स लगाते हैं। मान लीजिए मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए जिनके नाम के अंदर कहीं भी राम आ रहा है। मान लीजिए एक बंदे का नाम है राम कुमार, एक का नाम है रामू खान, एक का नाम है, तो ऐसे जितने, तो जिनके नाम में भी राम आ गया वो मेरे को चाहिए, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं लाइक क्वेरी। क्या बोलते हैं? लाइक क्वेरी। अब जैसे मैं यहाँ पर ये कमेंट कर दिया, सारा रिकॉर्ड रीड करेगा। तो अगर मैं नेम से करता हूँ तो मुझे नॉर्मली तो बताना पड़ेगा कि भाई क्या रीड करना है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को चाहिए प्रिया, अगर सिंपल प्रिया बोल दिए तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया, कह रहा नो डेटा फाउंड। तो वेयर को रोज ही नहीं लगा था सर, तो बोला नो रिकॉर्ड फाउंड, कह रहा प्रिया नाम ही नहीं किसी का। अच्छा नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों नहीं आया? क्योंकि व्हाइल लूप लगी। अब एक भी बार वो मतलब एक भी रो नहीं मिली तो लूप चली नहीं, तुम कहीं प्रिंट ही नहीं कराए ना, नो रिकॉर्ड फाउंड वाला तो सही नहीं। तो फिर सर व्हाइल लूप में तो एल्स होता नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा यू हैव टू डू सम मेक शिफ्टिंग। तो इस तरीके से जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि x वैल्यू 0 कर दो, और अगर वह लूप चली तो x की वैल्यू बढ़ा दो। तो अब यहाँ पे इफ लगा दो बस। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये इस बात का प्रूफ है कि लूप एक बार भी नहीं चली, और लूप एक बार भी नहीं चली इसका मतलब एक भी रो नहीं आई होगी। ये जुगाड़ लगाना पड़ता है नो रिकॉर्ड फाउंड के लिए व्हाइल लूप के केस में। क्या होगा बताता हूँ, इसमें मान लो 5 रो आई तो ये मेथड पहली रो को बताएगा, तो तुरंत x वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो एक भी नहीं आई तो ये नेक्स्ट मेथड फॉल्स दे देगा और x की वैल्यू 0 रह जाएगी। तो यही तो बोल रहे हैं, अगर 0 रह गई तो इसे पहले चेक तो करने दो, तो व्हाइल लूप पहले होनी चाहिए, फिर जब तभी तो बताओगे ये बढ़िया कोड हो गया सर। कह रहा कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि यस प्रिया तो है नहीं ना, प्रिया है लेकिन प्रिया पटेल है शायद। केस सेंसिटिव नहीं होता, अब स्मॉल में लिखोगे तब भी देगा प्रिया पटेल, P स्मॉल लिखा है, बट कोई बात नहीं, यू विल गेट द डेटा। अगर आप चाहते हैं जिन जिन लोगों के नाम में प्रिया आता है, मान लीजिए एक एंट्री और कर देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम से करें यहाँ से करें? प्रोग्राम से करेंगे सर। ये माइस्कूल E103 इसका नाम कर देते हैं प्रिया, तो ये कोड चला दिए, प्रिया प्रकाश एंटर हो गया। ये देखो एक एंटर। अब मेरा प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम है ना, तो ये प्रिया जिसका नाम होगा वो सारा एंट्री चाहिए। तो ये वाली क्वेरी तो सर एग्जैक्टली एक ही आउटपुट दे रहा सर, ये तो प्रिया पटेल लेके आएगा बस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिया नाम जिसका वो सब आ जाए तो उसके लिए लगेगा लाइक क्वेरी। लाइक में क्या होता है, नेम इक्वल टू नहीं लिखते नेम लाइक प्रिया, और ये बताना होता है आगे पीछे परसेंटाइल देना होता है। आगे पीछे परसेंटाइल का मतलब क्या, अगर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा परसेंटेज, इसका मतलब होगा कि नाम में कहीं भी प्रिया अगर है, कहीं भी, या तो आगे है पीछे है बीच में कहीं भी, तो वो उस रिकॉर्ड को एंटरटेन करेगा, उस रो को ले आएगा। तो इस बार ये परसेंटाइल का मतलब पूरे नाम में कहीं भी प्रिया है अगर तो रिकॉर्ड आएगा। तो यस यू आर गेटिंग 2 एंट्रीज नाउ। तो प्रिया नाम की दोनों एंट्री आ गई, परसेंटाइल जरूरी है। ओके, तो हम JDBC में जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करें अगर, तो हम वो सारे ऑपरेशंस कर पा रहे हैं, सीख गए हैं जो एक जावा डेवलपर को डेटाबेस पे करने होते हैं।